नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हमारी वर्णमाला की ये तीसरी क्लास होगी, जो वर्णमाला की अंतिम और निर्णायक क्लास होगी। इसके बाद में वर्णमाला से संबंधित आपके मन में अगर कोई प्रश्न बचता है तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्णमाला में हमने इससे पहले चर्चा की थी वर्ण के बारे में। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें से हमने स्वर वाला जो हमारा बिंदु था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। और इसमें से हमारी जो क्लास पिछली जो क्लास हुई थी, तो पिछली कक्षा में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से कुछ एक बिंदु भी हमारे अधूरे रह गए थे, जिनकी मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो व्यंजन के बारे में जो हमने पढ़ा था, घोष या सघोष और अघोष और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। तो प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। घोष या नाद या कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। अब यहाँ पर हम बात करते हैं व्यंजनों के जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, ये उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर। ध्यान रखना कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण वो अलग तरीके से होता है, और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण वो अलग तरीके से होता है। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना या बोलने का प्रयत्न करना, और उच्चारण स्थान का अर्थ होता है कि हम किस स्थान से हमारा जो वर्ण है, व्यंजन है या स्वर है, वो किस स्थान से बोला जा रहा है, तो वो होता है उच्चारण स्थान, जिसकी मैं चर्चा अभी आगे करूंगा। उच्चारण के आप जो इस समय जो हमारा पहला जो बिंदु होगा आज की क्लास का, वो होगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संख्या की बात करें तो 8 होती है। संख्या की बात करें तो 8 होती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम 8 प्रकार से कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी अन्य बुक में या किसी अन्य किसी के माध्यम से आपको इसमें कुछ आगे पीछे मिल सकता है, लेकिन यह है कि आपका कोई बिंदु इसमें अछूता नहीं रहेगा। तो इसमें हम चर्चा करते हैं और आपको ये बताते हुए चलें कि जो 8 संख्या है, ये आपको हिंदी में कई जगह देखने को मिलेगी। एक तो हमारे कारकों की संख्या 8 होती है, और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। तो क्रिया के भेद आपको 8 मिल सकते हैं। क्रिया के भेद 8, और अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद 8 मिलेंगे, और कारकों की संख्या भी आपको 8 मिलेगी। तो अब इसके बाद हम अपने शुरुआत करते हैं अपने बिंदु की, कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, पहले तो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, पहला जो हमारा बिंदु है स्पर्शी, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा होती है, ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो वो व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और इन व्यंजनों की जो संख्या होती है, ये 25 होती है। संख्या होती है ये 25 होती है, और ये हमारे का से लेकर के मा तक होते हैं। का से मा तक। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है
कि हमारी जो वर्णमाला में जो वर्गों की संख्या पूछी जाए, वर्गों की संख्या तो कितनी होती है? 5। वर्गों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से वर्ग होते हैं? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये हमारे होते हैं वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने? 5 अक्षर होते हैं। तो हमारे जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और दूसरा है हमारा स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी ये हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कौन से होते हैं? जो हमारे च वर्ग के जो प्रथम 4 अक्षर होते हैं, च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर स्पर्श संघर्षी होते हैं। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ ये हो जाएंगे हमारे स्पर्श संघर्षी। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद हमारा आता है अर्धस्वर। अर्धस्वर हमारे ये इन 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? य और व। फिर आता हमारा लुंठित। लुंठित ये हमारा कौन सा वर्ण होता है? र। र हमारा लुंठित या इसे प्रकंपित कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित। और इसके बाद आता है हमारा पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण कौन होता है? हमारा ला होता है। पार्श्विक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्श्व का अर्थ होता है अगल बगल। इसका उच्चारण करते समय जीवा के अगल बगल से हवा बाहर निकलती है, तो इसलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है। और प्रकंपित या लुंठित व्यंजन इसलिए रा को कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीवा का जो अगला भाग होता है वो मुड़ जाता है, र, तो इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन या इन्हें संघर्षी भी कहते हैं, संघर्षी। तो ये हमारे 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स, श, श और ह, ये 4 होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ताड़न जात या उत्क्षिप्त। ताड़न जात या उत्क्षिप्त। तो ताड़न जात या उत्क्षिप्त ये हमारे 2 होते हैं। और कौन कौन से? ड़ा और ढ़ा, ड़ा और ढ़ा ये होते हैं हमारे ताड़न जात और उत्क्षिप्त। और नासिक के, नासिक के, नासिक के वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर हमारा नासिक के होता है। क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो नासिका होता है इसलिए इन्हें नासिक के कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे हिंदी में जो वर्गों की संख्या होती है 5 होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर इनका जो वर्गीकरण करेंगे ये उच्चारण स्थान के आधार पर, यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन सभी का वर्गीकरण एक साथ करने वाले हैं। तो आइए स्वर और व्यंजन सभी का वर्गीकरण करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम एक तालिका बनाएंगे और इस तालिका में इधर तो हमें एक तरफ हमें वर्ण लिखने हैं, इसमें हम सभी अपने वर्ण लिख लेते हैं। दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ,
री, ए, आई, ओ, औ। तो यहां पर हमने इतने लिख लिए और इसके बाद हम जो व्यंजन हमारे वर्ग होते हैं वो सभी लिख लेते हैं। क, च, ट, त, प। यहां पर इन वर्णों को ध्यान से देखना, यहां पर क, च, ट, त, प, इनका मतलब है कि ये हमारे जो क वर्ग के वर्ण होंगे वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। यहां पर हम लिख दे रहे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इसके बाद में आते हैं हमारे य, र, ल और व। और तीनों जो हमारे स होते हैं, स, श, स और ह। अब यहां पर जो हमने स्वरों की संख्या लिखी, व्यंजन भी हमारे सब हो गए और जो हमारे दो वर्ण जो बचे हैं अयोगवाह, अंग और अह, ये हमारे दो वर्ण अयोगवाह बचे हुए हैं। और फिर इधर हम कॉलम बनाते हैं, इसमें क्रम, क्रम, क्रम के बाद में हमारा जो कॉलम होगा इसके बाद लिखेंगे वर्ण या अक्षर। वर्ण यानी वर्ण या अक्षर, वर्ण, अक्षर, या हम कह सकते हैं इसको स्वर और व्यंजन। इसमें हम क्या लिखेंगे, वर्ण लिखेंगे, स्वर और व्यंजन। वर्ण या अक्षर लिख सकते हैं या इसे लिख दें हम स्वर और व्यंजन। इसमें हमारे कौन कौन से होंगे, वर्ण इसमें हम लिखे हैं। और फिर इसके बाद का जो हमारा कॉलम बनेगा, एक बनेगा उच्चारण स्थान और उसका नाम। फिर है हमारा उच्चारण स्थान और नाम। उच्चारण स्थान और अगला कॉलम बनेगा नाम। उच्चारण स्थान और नाम। अब यहां पर जो क्रम नंबर हमारा होगा, पहला क्रम होगा यहां पर एक नंबर पे कौन कौन से आएंगे वर्ण। इसमें हमें जो हमारे पहले जो स्वर दो हैं उनको हम उठा लेंगे। यहां पर जो हमारे ये वाले दो स्वर हैं इनको ले लेंगे, लघु अ और दीर्घ आ। ये दो स्वर हमने ले लिए और इन दो स्वरों के साथ साथ में जो हमारा एक ये का वर्ग है, का वर्ग हम यहां पर ले लेंगे, का वर्ग। और का वर्ग के साथ साथ अब हम इसमें से एक वर्ण ले लेंगे विसर्ग। इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो एक ये हमारा हो जाएगा विसर्ग। अर्थात दो हमारे ये स्वर हो गए और का वर्ग वाला जितने भी अक्षर इसमें आएंगे और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। उच्चारण स्थान इनका क्या होता है, कंठ। और इनको किस नाम से जानते हैं, तो नाम इनका हो जाएगा कंठ्य। उच्चारण स्थान के आधार पर ही इसका नाम है। उच्चारण स्थान कंठ है तो नाम भी कंठ्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्रमांक है और इसमें हम अब अगले जो दो स्वर हैं इनको ले लेंगे, लघु ई और दीर्घ ई। लघु ई और दीर्घ ई, तो पहली बार में हमने जो पहला वर्ग उठाया था अपना और इसके बाद में हम ये च वर्ग ले लेंगे, यहां पर च वर्ग। तो यहां पर हमारा आ जाएगा च वर्ग। और च वर्ग के साथ साथ में इसमें हम इसमें से अपने ये वर्ण उठा लेंगे जो हमारा तालव्य सा होता है। तो इसका जो हमारा ऊष्म व्यंजन जो पहला और पहला अंतस्थ हो जाएगा, तो य और स ये हो जाएंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तालु, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है।
इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए तालव्य कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता हमारा तीसरा क्रमांक है, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे, हम इसको अब की बार में री लेंगे, री और टावर्ग। इसमें हमने स्वर कौन सा लिया, री और टावर्ग, टावर्ग। और इसके साथ में जो हमारा मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य श, और ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा और ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो एक ये हमारा ऊष्म और ये रा, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा ये क्या होगा, मूर्धा, मूर्धा। इसलिए इनको नाम दिया गया मूर्धन्य, नाम दिया गया इनको मूर्धन्य। नंबर 4 पे आता हमारा, इसके बाद हमारा री हो गया, और इसके बाद में हम 4 नंबर पे लेते हैं तावर्ग। तावर्ग में हमारा कौन सा आएगा, ये टावर्ग हो चुका, टावर्ग, तावर्ग। और तावर्ग के साथ साथ में हमको लेना है ये सा दंत और ये ल, सा और ला। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, इसलिए इनको कहा गया दंत्य। इनका नाम क्या हो गया, दंत्य वर्ण। इसके बाद आता हमारा नंबर 5 पे, 5 नंबर पे हमारा आता है जो पांचवा वर्ग है, पावर्ग। पावर्ग आ जाएगा, और जो हमारे ये 2 स्वर बचे थे इनको भी हमें ले लेना है, लघु उ और दीर्घ उ। ये हमारा 5 नंबर पे आ जाएगा, लघु उ और दीर्घ उ, ये हमारा 5 नंबर पे आ जाएगा। और इसके साथ साथ में पावर्ग, पावर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, उच्चारण स्थान ओष्ठ, नाम क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य, नाम हो जाएगा ओष्ठ्य। तो ये हो गया। इसके बाद में हमारे कितने वर्ण बचे हैं, इसके बाद में हमारे जो वर्गीय व्यंजन थे वो सभी हो गए, जो हमारे स्वर थे ये भी हो गए, जो हमारे संयुक्त स्वर जो हैं यानी संधि स्वर 2 ये बचे हैं और 2 ये बचे हैं। तो इनमें से अब 6 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, 6 नंबर पे हमारा है ए और ऐ। तो जो स्वर है हमारा एक ये और एक ये, इसको हम ले लेंगे ए ऐ, ए ऐ। तो ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ए जो है आ और प्लस ई, आ धन ई से मिलकर के क्या बनता है, ए। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। तो इसे नाम क्या दिया गया, कंठ तालव्य, इसे नाम दिया गया कंठ तालव्य। फिर इसके बाद नंबर 7 पे, तो पहले तो हम यहां पे कॉलम बना लेते हैं। एक तो हमारा क्रम का हो जाएगा, दूसरा वर्ण, वर्ण, और तीसरा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और अगला जो कॉलम बनेगा नाम। फिर इसके बाद जो 7 नंबर क्रम हमारा कौन सा चल रहा था, 6 नंबर तक पीछे हो चुके थे, आता 7 नंबर। अब 7 नंबर पे हमारा कौन सा वर्ण बचा था, ओ और औ, ओ औ, ये हमारे वर्ण थे। ओ और औ किसके मेल से बनता है हमारा,
आ और प्लस ऊ, आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है हमारा, ओ बनता है। और इसलिए इसका उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ मिलकर के क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। फिर आता है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर पे क्या आएगा हमारा, 8 नंबर पे कौन सा वर्ण होगा, इसके बाद में हमारा एक वर्ण बचा था जो हमारा अंतस्थ वर्ण था, य र और ला को तो हम पीछे शामिल कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा वा वर्ण था ये बचा हुआ था वह, और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। इसको नाम दिया जाता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। फिर इसके बाद हमारा 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है ह। ह वर्ण जो हमारा एक ऊष्म वर्ण था, इसको भी हमने छोड़ दिया था, तो ह, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, स्वर यंत्र। ह वर्ण का उच्चारण स्थान होता है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। और इसके उच्चारण स्थान को नाम क्या दिया जाता है, अली जिह्वा। क्या नाम दिया जाता है, अली जिह्वा, अली जिह्वा, ये इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। और उच्चारण स्थान स्वर यंत्र, और उस उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा, अली जिह्वा भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में स्वर यंत्र पूछता है या अली जिह्वा, तो आपको हा वर्ण ही आपका जवाब होगा। और इसके बाद हमारा एक और अंतिम वर्ण बचा हुआ है, क्या है, अंग, यानी जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग को तो हमने पहले नंबर पे शामिल कर लिया था, और बचा हमारा अनुस्वार। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका, नासिका। इसलिए ये इसे क्या कहा जाता है, नासिक्य। नाम क्या दिया गया इसको, नासिक्य वर्ण। ये हमारा रहा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। किस वर्ण का कहां से उच्चारण होता है, क्या नाम उसको दिया जाता है। इस तालिका में मैंने सभी वर्णों का उच्चारण स्थान और नाम दिया है। इससे बाहर आप किसी भी जैसे वनडे एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो यहां से प्रश्न बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो क्या होता है कि अभी तक हमने कितने वर्णों का अध्ययन किया, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने स्वरों का अध्ययन किया हमने, 11 का। व्यंजन कितने का अध्ययन किया हमने, 33 व्यंजन का अध्ययन किया। तो 11 और 33 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 44 वर्ण। 44 वर्ण ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में दो हमारे कौन होते हैं, अयोगवाह वर्ण। दो होते हैं अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण संख्या कितनी होती है इनकी, 2 होती है। अयोगवाह वर्ण अर्थ क्या होता है, अयोगवाह, अ का अर्थ होता है नहीं, योग का मतलब जुड़कर, वाह का मतलब वहन करते, किसके साथ में, व्यंजन के साथ में। यानी ऐसे वर्ण जो व्यंजन के साथ में जुड़ करके वहन नहीं करते हैं, अर्थात ये हमेशा ही स्वर के साथ जुड़ते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे अयोगवाह, ये 2 वर्ण हमारे होते हैं अयोगवाह। इसको अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है। तो इसे हम लिख दे रहे हैं अनुस्वार और
इसे विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। तो इनको दोनों वर्णों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह्य कहा जाता है। इनके बारे में जो जो मुख्य दो बातें हैं कि इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ में होता है, व्यंजन के साथ में ये कभी नहीं जुड़ते हैं। और दूसरा, इनकी जो मात्रा होती है, अयोगवाह्य वर्णों की जो मात्रा होती है, सदैव दो मात्राएं गिनी जाती हैं, सदैव दो मात्राएं गिनी जाती हैं। इनकी जो मात्राएं आपको जब आप छंद का टॉपिक जब पढ़ेंगे, जो काव्य शास्त्र में जो छंद है उसमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसकी जो मात्राएं हैं, अयोगवाह वर्ण की इनकी मात्राएं दो गिनी जाती हैं, और दो मात्रा का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, और सिंगल मात्रा का जो चिन्ह होता है ये ऐसे होता है। तो इसको दो और ये हमारा एक मात्रा होगी। तो अयोगवाह वर्ण की दो बातें हैं, इनकी मात्रा हमेशा दो गिनी जाएगी और इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ में होता है। फिर अगला जो हमारा बिंदु है संयुक्ताक्षर। अगला बिंदु है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, इनकी संख्या की बात करें तो संयुक्ताक्षर जो हमारे वर्ण होते हैं कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार वर्ण होते हैं। और परीक्षा में ये प्रश्न यहां से नहीं पूछा जाता कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि जो छ वर्ण है किससे मिलकर के बना है, ये संयुक्ताक्षर है तो किन किन अक्षरों के मेल से बना है। तो किन किन अक्षरों के मेल से जो बना है? जो छ वर्ण है हमारा क और स और प्लस आ, इसको लिख सकते हैं। या इसे हम इसको स्वर रहित ना लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क और प्लस स। इसमें जो क वर्ण है ये हमारा स्वर रहित होता है, और जो मूर्धन्य सा है ये हमारा पूरा होता है, या कहें स्वर सहित होता है। फिर आता हमारा त्र। तो त्र वर्ण किसका योग है? त और प्लस र, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं त और प्लस र, त और प्लस र। फिर इसके बाद में तीसरा जो हमारा वर्ण है ज्ञ, ये किसका योग है? ज और प्लस या, क्या हो जाएगा? ज। हालांकि इसका जो उच्चारण है ये ज्या होता है, लेकिन लोक प्रचलन में हमारा जो उच्चारण है क्या है? ज्ञ, ज्ञ। और इसके अनुसार अगर देखें तो हमारा इसका उच्चारण जो है ज्या होना चाहिए, जो कि नहीं करते हैं, क्योंकि अध्ययन की सरलता के अनुसार जो हमारा ज्ञ वर्ण है, ज्ञ, इसका उच्चारण ये अब लोक प्रचलन में बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है या प्रचलित हो चुका है। तो इसलिए हमको इसे संज्ञा उच्चारण करने में कठिनाई होती है, तो संज्ञा उच्चारण करते हैं ज्ञ, ज्ञ। अब इसके बाद में इसकी अगर हम बात करें तो ये भी हमारा ये आधा वर्ण होता है और ये पूरा होता है। फिर इसके बाद आता हमारा स्र। तो स्र वर्ण किसके योग से बनता है? जो हमारा तालव्य सा होता है, तालव्य स और प्लस तालव्य सा और प्लस इसके साथ में र और प्लस अ, र और आ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स और प्लस र, इसको हमने अलग। तो कभी कभी हो सकता है विकल्प में आपको प्रश्न में ये वाला रूप देखने को मिल जाए, कभी कभी हो सकता है आपको कि विकल्प में ऐसा देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि विकल्प में आपको ऐसा देखने को मिले। तो छवर्ण जो है क और सा का योग है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे संयुक्ताक्षर हो गए, तो संयुक्ताक्षर के बाद हम बात करते हैं विकसित स्वर। विकसित स्वर,
विकसित स्वर। तो विकसित स्वर कौन कौन होते हैं? तो विकसित स्वर की अगर हम बात करें तो विकसित स्वर हमारे कौन हो जाएंगे? एक होता है हमारा विकसित स्वर, या जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक या चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। ये हमारा क्या है कि आगत है, आगत स्वर है। ये हमारा ऐसा इसका चिन्ह होता है, जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज, डॉक्टर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विकसित स्वर या अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। और इसका जो तत्सम शब्द होता है अनुनासिक का, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक जो है हमारा ये तत्सम शब्द होता है, और अनुस्वार जो है इसका तद्भव होता है। अनुस्वार तद्भव होता है और अनुनासिक तत्सम होता है। अनुनासिक जो है तत्सम होता है और अनुस्वार तद्भव होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा विकसित स्वर। अब इसके बाद बात करते हैं विकसित व्यंजन की। तो विकसित व्यंजन कौन हो जाएगा? विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन हमारे कितने हैं? विकसित व्यंजन हमारे दो हैं। विकसित व्यंजन की अगर संख्या की बात करें तो दो हैं। एक तो ड़ और ढ़, ड़ और ढ़, ड़ और ढ़। इन्हें विकसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। विकसित, द्विगुण, ताड़नजात, विकसित द्विगुण ताड़नजात या उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बारे में हम एक बात आपको बताते हुए चले कि इनके जो हमारे जो वर्ण हैं ये विकसित है या विकसित व्यंजन या द्विगुण या ताड़नजात, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, और ना ही इनका आपको कभी हलंत रूप देखने को मिलेगा। इन वर्णों का आपको हलंत रूप देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात इनका जो आधा अक्षर होता है ये आधे अक्षर के रूप में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है हमारा विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर। ये हमारा होता है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र होता है हमारा विदेशी स्वर या मेहमान स्वर या आगत स्वर, इसे कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा एक बिंदु है पीछे, इसमें जो हमारा जो अनुनासिक है, यहां पर जो है इस जो हमने ये प्रयोग किया है ये सब, ये अर्धचंद्र है, ये अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र। इसको हम अनुनासिक नहीं, अनुनासिक में हमको ये बिंदी भी रखनी पड़ती है, तो ये एक बाई गलत मिस्टेक हो गया। ये एक क्या होता है हमारा अनुनासिक क्या होता है ये है, और ये हमारा अर्धचंद्र है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद हमारा जो विदेशी व्यंजन की, विदेशी स्वर तो हो गया हमारा आ, विदेशी स्वर, विदेशी स्वर क्या हो जाएगा हमारा आ, और विदेशी व्यंजन विदेशी व्यंजन की बात करें तो विदेशी व्यंजन कितने हो जाएंगे हमारे? 5 हो जाएंगे। विदेशी व्यंजन कितने होंगे हमारे? 5 होंगे। क,
ख, ग, क, ख, ग और ज और फ। ये जो आप जो पीछे जो नीचे बिंदी देख रहे हैं, ये क्या है? इसे नुक्ता को बोला जाता है, इसे नुक्ता बोला जाता है, नुक्ता बोला जाता है। और ये जो रेखा है, यहां पर मैं आपको बताते हुए चलें कि जो ऊपर जो हमारी जो बिंदी होती है, इसे अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। जो नीचे बिंदी होती है, इसे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या ताड़नजात बिंदु बोला जाता है। जो बाद में जो बिंदी लगी होती है, इसे पंचमाक्षर बिंदु कहा जाता है, पंचमाक्षर बिंदु। और जो पहले जो बिंदी लगी होती, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, इसे नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता। और इसका प्रयोग अरबी या फारसी भाषा के शब्दों में होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न, कई बार ये प्रश्न उठता है कि कभी तो आप सुनते हैं कि हमारे जो वर्णमाला जो है हिंदी, इसमें वर्णों की संख्या कोई तो आपको 44 बता रहा है, कोई आपको 52 बताता है, कोई आपको 56 बताता है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा मुख्य जो बिंदु होगा, यहाँ पर इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि हमें कब जवाब हमें 44 बताना है, कब हमें 52 बताना है और कब हमें 56 बताना है। तो आइए हम बात करते हैं। तो जो अभी तक जो हमने अध्ययन किया है, इसमें हमने स्वर, स्वर कितने थे हमारे? 11, 11 स्वर कितने थे? 11। व्यंजन कितने थे हमारे? व्यंजन कितने? 33। वर्ण हमारे कितने हो गए? 44। तो ये जो 44 संख्या है, ये हमारी मूल वर्ण है, मूल वर्ण। मूल वर्ण कितने हैं? 44 हैं। ये हमारे मूल वर्णों की या साधारण वर्ण, मूल वर्ण या कहें इन्हें साधारण वर्ण, साधारण वर्ण, मूल वर्ण या साधारण वर्ण इनको कह सकते हैं। फिर इसके बाद में आपने अध्ययन किया होगा इन दोनों के बाद में अयोगवाह, जो हमारे जो स्वर के साथ में थे और उनको हम स्वर के साथ में नहीं पढ़ते हैं, बाद में जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग, दो, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। और अयोगवाह के बाद में आपको मिलते हैं संयुक्ताक्षर और उत्क्षिप्त या ताड़नजात। संयुक्ताक्षर, इनकी संख्या 4 होती है और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 2। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारे हो गए 8 वर्ण, ये हो गए 8 हो गए। तो 44 हमारे ये थे पहले और 8 ये, तो 44 और 8 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 52। 44 और 8 मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 52। तो 52 आपका जवाब कब होगा? ये हमारे होंगे कुल वर्ण, कुल वर्ण। कुल वर्ण अगर आपसे कुल वर्ण पूछा जाए वर्णमाला में, तो 52 बताना है। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे जो 56 जो है हमारा जवाब कब होगा। तो इसमें हमें जो हमारे 5 वर्ण अभी हमने जो बताए थे, जो हमारे विदेशी हैं, जो एक तो हमारा ये स्वर हो जाएगा, स्वर, और ख, ज और फ, ये 3 वर्ण हमारे, तो ये हमारे विदेशी वर्ण है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो विदेशी व्यंजन है, इनकी संख्या 5 है, जिसमें क और गा को भी शामिल किया था। तो अब मैंने यहाँ पर क और गा को क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि जो हमारे ये जो वर्ण है, ये विदेशी भाषा से आए हुए हैं, जबकि क और गा को, क और गा वर्ण के साथ में जो नुक्ता का प्रयोग है, ये हमारे 1913 में एक हिंदी भाषा के निदेशक हुए थे। 1913 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो उनके द्वारा इसे प्रचलन में लाया गया था।
तो हमारे जो विदेशी जो व्यंजन है मूल रूप से यही है, और इसलिए इनकी भी संख्या कितनी हो जाती है, 4। तो अभी तक हमारे पास वर्ण हो चुके थे, जो कुल वर्ण थे 52, और इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 56। तो वर्णों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 56। और इस प्रश्न ये किस प्रश्न के किस आधार पर आपको ये जवाब देना है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि देवनागरी लिपि के अनुसार मानक वर्ण, देवनागरी लिपि के अनुसार मानक वर्ण, देवनागरी लिपि के अनुसार मानक वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब 56 होगा। तो अब यहां पर जो हम चर्चा कर चुके हैं, कब हमको जवाब 44 बताना है, कब 52 बताना है और कब 56 बताना है। तो मूल वर्णों की संख्या ये हमारे 44 हो जाएगी, कुल वर्ण 56 हो जाएंगे, और मानक वर्ण जो हमारे देवनागरी लिपि के अनुसार मानक वर्णों की संख्या पूछी जाए तो जवाब आपका 56 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में जो हमारा अगला बिंदु है कि मात्रा क्या है, मात्रा बात करते हैं हम मात्रा की। मात्रा क्या है, मात्रा हमारा स्वर का रूप है, मात्रा स्वर का रूप है, या इसे हम कह सकते हैं कि मात्रा स्वर का प्रतिनिधित्व करती है, मात्रा स्वर का प्रतिनिधित्व करती है, स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। और मात्राओं की संख्या की बात करें तो मात्रा की संख्या कितनी होती है, 10। वर्णमाला में जो हमारी मात्राएं होती हैं ये 10, और मात्राएं स्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि स्वरों की संख्या तो 11 है लेकिन मात्राएं 10 हैं, और फिर मात्राएं सभी स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हर स्वर की अपनी मात्रा होती है, तो फिर मात्राओं की संख्या 10 क्यों है, क्योंकि जो हमारा आवरण है, आवरण है, वर्ण, इसकी मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा नहीं होती, दृश्य रूप में नहीं होती इसकी मात्रा, और इसलिए जो आवरण है इसे उदासीन स्वर कहा जाता है, अ को उदासीन स्वर कहा जाता है, आवरण को उदासीन स्वर कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण कैसे गिनेंगे, जैसे कि शब्द है हमारा कमल, ये शब्द आपको दिया गया है कमल। अब इसमें आपसे वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए तो कैसे गिनेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, जैसे क प्लस म और प्लस क प्लस म प्लस अ और प्लस ल और प्लस आ। तो यहां पर आपको देखने में लग रहा होगा कि हमारे दो और एक ये हो जाएगा 4 और 2 6, क और प्लस अ और म और अ, तो क्या कितने हो जाएंगे, 6 वर्णों की संख्या यहाँ पर जो आपको देखने में लग रही है 6, लेकिन आपका यहाँ पर जवाब 6 नहीं होगा, यहाँ पर जवाब आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 जो है आपका ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी शब्द के अंत में अंतिम स्वर ध्वनि अ हो तो उसकी मात्रा अलग से नहीं गिनते हैं, ये नोट बिंदु है, इसको ध्यान रखिए। यदि किसी शब्द की किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि, किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि, अंतिम स्वर ध्वनि अ हो, अंतिम स्वर ध्वनि अ हो तो उसे नहीं गिनते, तो उसे
नहीं गिनते। अगर बीच में आपको कहीं पर मिलता है तो उसको हम गिन लेंगे, अगर अंत में है तो नहीं गिनेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद में हम बात करते हैं रावण, जिसके बारे में हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। रावण, रावण तो रावण को हम चार रूपों में देखते हैं। रावण को चार रूपों में देखते हैं। कितने रूपों में? चार रूप। कौन कौन से चार रूप हो जाएंगे? अब यहां पर हम बात करते हैं। एक तो पहले जैसे हमको लिखा हुआ है, नंबर एक, ये लिखा हुआ जैसे ऐसे ही मिलता है, और ये हमारा क्या होता है? पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है, या इसे कहें हम स्वर सहित होता है। दूसरा आपको मिलता है ये खड़ी, इसको जो रेखा होती है ये हमारी, इसे बोलते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा। और जो नीचे खींचते हैं लाइन, इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई, खड़ी पाई। ये शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है। ये हमारी खड़ी पाई हो जाएगी, और ऊपर वाली जो हमारी ये शिरोरेखा है। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर मिलता है तो यहां पर जो है रा जो है स्वर सहित होता है, यहां पर भी रावण स्वर सहित होता है। जैसे आपको मिलता है शब्द प्रकाश, जैसे क्रम, क्रम हो गया या प्रकाश हो गया। तो इसमें जो का शब्द है, ये इसमें जो क्र लिखा हुआ है, इसमें क और प्लस रा ये है। तो यहां पर भी जो रावण है ये आपको स्वर सहित मिलेगा या कहें पूरा मिलेगा। फिर इसके बाद तीसरा जो रूप आपको देखने को मिलता है, तीसरा रूप जो देखने को मिलता है रावण का, ये आपको ऐसे मिलता है, जैसे शब्द मिलता है ट्रक, ट्रक, और जैसे राष्ट्र। तो यहां पर जो है रावण जो है ये भी, ये हमारा क्या होता है कि यहां पर भी ये पूरा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे गोल वर्ण होते हैं, या जिन्हें हम गोल वर्ण कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ और द और ह, ये गोल वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, द, ह। और हमारा जो होता है, एक होता है जो का वर्ग का पंचमाक्षर, का वर्ग का पंचमाक्षर। तो इनको हम क्या कहते हैं? गोल वर्ण कहते हैं। क्योंकि इनको जब हम बनाते हैं तो हमें पेन कहीं ना कहीं गोल घुमाना पड़ता है, तो इसलिए इनको हम गोल वर्ण कहते हैं। एक और हमारा वर्ण होता है छ, तो इनको गोल वर्ण, जब भी गोल वर्ण के नीचे जब हम रा लगाते हैं, जैसे यहाँ पर इनको जब आधा लिखते हैं या इनको स्वर रहित लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? जैसे इसको हमने ऐसे एक इसमें हलंत लगा दिया तो ये स्वर रहित हो गया, और एक ये जो हमारी लाइन है ये रा वाली हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये दो लाइनें आपको मिलती हैं, जब इसमें एक तो रा है और एक आपका हल चिन्ह है, जिससे ये आधा हो जाता है। और अगर कोई जैसे खड़ी पाई का कोई वर्ण है तो उसे कैसे आधा लिखेंगे? खड़ी पाई, जैसे जैसे ये है हमारा कोई जैसे ऐसे वर्ण है, जैसे गा है, तो ये वर्ण कैसा? खड़ी पाई है। तो खड़ी पाई का अगर कोई भी वर्ण है उसको आधा लिखना है तो इसमें हम खड़ी पाई हटा देंगे और ये वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। जैसे घ लिखा हुआ है तो इसमें हम खड़ी पाई हटा देंगे, हम आधा लिख देंगे, घ हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी संख्या कितनी होती है। तो ऐसे वर्ण हमारे 22 होते हैं। 22 वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें खड़ी पाई हटा करके आधा किया जाता है, और दो वर्ण ऐसे हमारे क और फ, ये खड़ी पाई होते हैं। और जो खड़ी पाई को लांग करके उधर बनते हैं तो इनको आधा कैसे लिखते हैं? जो उधर वाला भाग होता है ये पूरा नहीं काटते। अगर हम मान लेते हैं कि इसको हमने पूरा काट दिया तो ये वर्ण हमारा वा का रूप ले लेगा, और ये हमारा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा आधा वर्ण लिखा या वा वर्ण लिखा। तो इसलिए इसमें आधा भाग काटते हैं इसका।
और जैसे ये फ। तो ये दो वर्ण हमारे ऐसे हैं जो खड़ी पाई को होते हुए भी इनको हम खड़ी पाई नहीं हटाते। बाकी जितने भी खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं उनमें से हम खड़ी पाई हटा करके उनको आधा लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारे जो गोल वर्ण आते हैं, तो गोल वर्ण जिसके बारे में हमने अभी पहले चर्चा की है, तो गोल वर्ण में हमारे इनको आधा लिखने के लिए हमें हलंत लगाना पड़ता है। इनको जैसे ठा है तो इसको अगर आधा लिखना है तो इसमें हम नीचे हलंत लगाएंगे, टा लिखना है तो इसमें हम नीचे हलंत लगाएंगे। तो एक तो ये हलंत हो गया और एक ये रा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर दो लाइनें दिखती हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया रेफ वर्ण और रा का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद हम शब्दकोश में बात करते हैं थोड़ी। तो शब्दकोश में कैसे किस अक्षर का कौन सा क्रम आता है, तो शब्दकोश में अगर आपसे पूछा जाए तो पहले तो आपसे आएगा अंग, ये हमारा अनुस्वार, और फिर अनुनासिक जैसे चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक, और फिर विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और इसके बाद स्वरों का क्रम, स्वरों का क्रम। इसके बाद आपको वैसे ही स्वर मिलेंगे जैसा कि उनका वर्णमाला में क्रम होता है, या वैसे ही आपको इनको रखना है। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे जो व्यंजन की अगर बात करें, तो व्यंजन में जो पहला वर्ण है क, फिर आता है इसके बाद में छ, बाकी सबका वही क्रम रहेगा। और इसके बाद में हमारा आता है एक जो हमारा संयुक्त होता है, ए श, स, श, ह। तो इसमें जो स्रा है, तो इस वाले सा के बाद में ये वाला हमारा स्रा वर्ण आता है। तो इन चार वर्णों को आपको ध्यान रखना है, बाकी सभी का क्रम जैसे का तैसा ही रहता है। यहां पर हमने जो हमारी अंतस्थ वर्ण वाली जो पंक्ति थी उसको हमने नहीं लिखा है। अंतस्थ वर्ण वाली जो पंक्ति थी इसको अभी हमने नहीं लिखा है, क्योंकि हमें आपको ये समझाना था कि अगर शब्दकोश में शब्दों का क्रम कैसे रहेगा, तो पहले का के बाद में कौन सा आता है, यानी जो उसके संयुक्त अक्षर होता है जिसके योग से बनता है उसके बाद में वो आता है। जैसे का के योग से एक छा बनता है, का, और प्लस सा के योग से क्या बनता है, छा बनता है। तो का के बाद में किसका क्रम आएगा, छा का आएगा। चा, चा, छ, जा और या के योग से क्या बनता है हमारा, ज्ञा बनता है। तो जा के बाद में ज्ञा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो अंतिम बिंदु है यही है हमारा। और इसके बाद में भी अगर आपके मन में कोई वर्णमाला से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसके बाद में जो हमारा जो बिंदु है शुरू होने वाला वो संधि का होगा। जो हमारी अगली कक्षा होगी वो संधि की होगी। और जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।